हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी होंगे बिल्कुल ठीक, वेल एंड फाइन। तो एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एंड आई होप आप लोगों ने हमारा पिछले लेक्चर देख लिया होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल का, यानी कि परमाणु एवं अणु का। अब बारी है अपने टॉपिक में आगे बढ़ने की। तो हमने कल छोड़ा था भाई साहब सिंबल्स के पे, आज हम पढ़ेंगे सिंबल्स से आगे। इस टॉपिक का नाम है एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान बहुत दिक्कत आती है बच्चों को इस टॉपिक में, तो बड़े आराम आराम से, बड़े धीरे धीरे से, वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा माफ करिएगा, लेकिन इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है, और बड़े ब्रीफली समझिएगा। इस टॉपिक कराने से पहले मुझे एक चीज बताइए, आप कभी मार्केट गए हैं? बिल्कुल ऑब्वियस भैया गए हैं। आपने कभी टमाटर या प्याज खरीदे हैं? ऑब्वियस भैया खरीदा है। तो जब आपने बड़े ध्यान से देखा होगा, जब आप टमाटर या प्याज लेते हैं तो आंटी के पास एक तराजू होता है ना? तो आप क्या करते हैं, इस तराजू को एक साइड पर अपने टमाटर चढ़वाते हैं, या अपने अपने लाल 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 टमाटर रखवा दिए। बिल्कुल भैया रखवाते हैं। तो आंटी पता क्या करती है, आंटी को कैसे पता लगेगा ये 1 किलो टमाटर है? आपने बोला आंटी 30 रुपए लो, 1 किलो टमाटर दे दो मेरे को, ठीक है। ओहो भैया इतने सस्ते टमाटर, अरे कोई बात नहीं, जमाना चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब सस्ते हो चुके दोबारा। आ जाओ कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो आंटी क्या करती है भाई साहब, यहाँ पे एक वेट रखती है। क्या रखती है भाई? वेट। जिसका वेट कितना होता है भाई? 1 kg वेट रखती है, जिसका वेट क्या होता है? 1 kg, है ना? मतलब 1 kg कुछ भी रखती है आंटी, मान लीजिए हम वेट रखते हैं, लोहे का रखते हैं, पत्थर रखते हैं 1 kg, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक आंटी उस पत्थर के ब्याह पे, यानी कि उस वेट के ब्याह पे इसको नापेगी, इन टमाटरों को नापेंगे, कोई दिक्कत? सुनो बड़े ध्यान से। आप क्या करते हो, आपको जब 1 किलो टमाटर लेने हैं, आप आंटी को देते हो, आंटी क्या करती है, तराजू में रख देती है, ठीक है। तो आंटी तराजू के ऑपोजिट साइड में भी 1 किलो का कोई सामान रखती है, लाइक वेट रखती है। 1 किलो क्या रखती है? वेट रखती है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है भैया। तो अब आंटी वो जो 1 किलो का वेट रख रही है, वो किसके बराबर हो गया भैया? वो हो गया टमाटर के बराबर। किसके बराबर हो गया वो? टमाटर के बराबर हो गया। समझना बड़े ध्यान से। मतलब कि किसी भी चीज के, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को लेने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड वेट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? स्टैंडर्ड मास चाहिए होता है, ठीक है। तो इसी का हम बोलते हैं भाई साहब स्टैंडर्ड मास, या फिर स्टैंडर्ड यूनिट भी बोल सकते हो। स्टैंडर्ड, ओ सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी थोड़ी सी। स्टैंडर्ड मास बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव मास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? रिलेटिव मास। क्या बोलते हैं? रिलेटिव मास। तो यहां तक किसी का कोई डाउट? क्लियर सी बात है। जब आप सामान लेने गए, आपने 1 किलो का वहां पे जब 1 किलो टमाटर लिया आपने, तो आंटी दो एक बट्टा रखती है 1 किलो का, भाई 1 किलो का वेट रखती है, और एक साइड का रखती है 1 किलो के टमाटर हो जाते हैं वो, ठीक है। जब टमाटर इस वेट के इक्वल हो जाता है, तो मतलब आंटी को पता लग जाता है कि वो वेट कितना होगा, टमाटर 1 किलो है। टमाटर कितने हो गए? वो 1 किलो हो गए। तो आंटी आपसे पैसे लेती है 1 किलो का, और आपको टमाटर दे देती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे पॉइंट बस दो ही था, कि भाई साहब किसी भी चीज का मास नापने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड मास चाहिए होता है, ठीक है, जिसके बिहाफ पे हम इसका मास नापेंगे, और जिसका मास नापते हैं हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मास। क्या बोलते हैं? रिलेटिव मास। यही कॉन्सेप्ट लगता है एटॉमिक मास यूनिट में। यही कॉन्सेप्ट किसमें लगता है भाई? एटॉमिक मास यूनिट में। बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए, अब हुआ क्या, साइंटिस्टों को ना समझ नहीं आ रहा था कि कैसे भाई किसी एटम का मास नापे हम लोग। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एटम को ट्राई करना शुरू किया, और ब्रोक करा उसे पीसेस में, और नापना शुरू किया कि इसको स्टैंडर्ड मास बनाया जाए। तो उनको कुछ भी समझ नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, एक बार कार्बन लिया। क्या लिया भाई साहब? कार्बन का एटम लिया। अब कार्बन के एटम को उन्होंने ना 12 टुकड़ों में बांट दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई परेशानी? ठीक है भैया। अब कार्बन को इन्होंने 12 टुकड़ों में बांट दिया। एक चीज बताओ, अगर मैं कहता हूं कार्बन 12 ग्राम का था जब टोटल था, तो इस एक कार्बन का मास कितना होगा? कोई बता देगा भैया, तो सिंपल सी बात है भैया, 1 ग्राम। जी बिल्कुल। आपको समझ आ रहा है फिर ये कॉन्सेप्ट? समझ आया गया? जब कार्बन पूरा कितना था भाई? 12 ग्राम। तो मैं कह रहा हूं एक कार्बन का कितना मास होगा? भैया ऑब्वियस सी बात है 1 ग्राम होगा। कैसे बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो हमसे? अरे बच्चों जैसे नहीं है, अभी आगे बढ़ो, ठीक है, आ जाओ। तब क्या हुआ भाई साहब, इन्होंने जब कार्बन का लिया, अब मेरी बात सुनना, अगर मैं इस एक का बात करूं, मैं कहूं इस एक एटम की बात कर रहे हैं, एक एमयू की बात करते हैं। अच्छा एमयू कहां से आया भैया? अब ये बताओ पहले तो। मेरी बात सुनो, हम ना जब एटम का मास नापते तो ग्राम की बात नहीं करते, हम बोलते हैं एएमयू। क्या बोलते हैं? एएमयू, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, जिसे ना हम लोग यू भी बोल सकते हैं, यूनिफाइड मास। क्या बोल सकते हैं? यू मतलब यूनिफाइड मास भी बोल सकते हैं। चाहे मैं लिखूं 1 यू, चाहे मैं लिखूं 1 AMU, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है। आ जाओ पहले थोड़ा इस कॉन्सेप्ट इसको इरेज करो, आ जाओ हम चलते हैं आगे। इधर देखो, मैंने क्या बोला भाई साहब? मैं बोलता हूं कि मैंने अब इसको लेता हूं, इसको उठाते हैं हम लोग। मैं बोलता हूं ये 1 AMU, 1 AMU जो है, क्या ये 1/12 कार्बन के 1 एटम के बराबर है कि नहीं है? आप मुझे खुद बताइए।
क्या ये 1 AMU 1/12 कार्बन एटम के बराबर है कि नहीं है? भैया है। कैसे पता लगा? सुनो बड़े ध्यान से, देखो 1 AMU 1/12 के बराबर, समझना मतलब कि 12 कार्बन के एटम में से एक कार्बन का एटम इज इक्वल टू 1 AMU। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? बड़े ध्यान सुनना। आप इन तो बोला ना अभी कि भैया ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ठीक है, अगर मैं इसे 12 टुकड़ों में बांट दूं, मतलब क्या है, अगर ये 12 ग्राम का था तो एक टुकड़ा कितने ग्राम का हो गया भैया? 1 ग्राम का हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। मीनवाइल भैया मैं कह सकता हूँ कि 1 AMU है। मैं कह सकता हूँ ना ये 1 AMU है, बिल्कुल कह सकते हो भैया। अभी आपने बताया कि जब मास को नापते हैं तो यूनिट क्या हो जाती है? AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट हो जाती है। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ आपको कि 1 AMU, ये जो 1 AMU है, क्या भाई साहब ये 1/12 के बराबर है कि नहीं है? ऑब्वियस सी बात है। क्यों भैया कैसे लगा? क्योंकि 12 ग्राम कार्बन में से, मतलब कि 12 कार्बन के एटम में से एक कार्बन का एटम, क्या भाई साहब, एक कार्बन का एटम क्या है? 1 AMU है। क्लियर हुआ? लेकिन किसमें से है वो? कार्बन के पूरे एटम में से, कार्बन के एक एटम में से ये हमने निकाला, डिफाइन किया। क्लियर हो गया? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, लाइन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आज अब इसी को हमने इसमें पढ़ना है क्या? थोड़ा सा और देख लो, उसके बाद आपको शायद और क्लियर हो जाए। समझो बड़े ध्यान से। तो कार्बन को ना हमने, किसको भाई साहब? तो कार्बन को हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड मास लिया है। क्या लिया है? स्टैंडर्ड मास लिया है। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? एक और बात याद रखना, मतलब क्या कहना चाहते हो भैया आप कि कोई भी एटम नापेंगे तो कार्बन, बिल्कुल जब भी आपको कोई भी एटम नापना होगा, मान लीजिए तराजू के दो पहलू हैं, ठीक है, अब मैं कहता हूँ मुझे हाइड्रोजन का मास नापना है। किसका मास नापना है? हाइड्रोजन का। तो हुआ क्या, साइंटिस्ट ने इधर साइड रखा हाइड्रोजन का एटम, और इधर साइड इन्होंने उसमें 12 जो पार्टिकल्स थे ना, मतलब 12 एटम के टुकड़े थे, उनमें से एक उठा के कहां रख दिया? यहाँ रख दिया। और जैसे एक रखा, ये बैलेंस हो गया, तो इन्होंने हाइड्रोजन का मास कितना दे दिया? 1 AMU। क्या दे दिया? 1 AMU। ठीक है, अब ऐसे क्या हुआ, अब इन्होंने क्या करा भाई, यहाँ रखा इन्होंने नाइट्रोजन रखा। क्या रखा? नाइट्रोजन। जब इन्होंने नाइट्रोजन रखा, तब इन्हें ना कार्बन के 14 आइटम रखने पड़े, सॉरी 14 वो रखने पड़े, हाँ 14 आइटम रखने पड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे कितने रखने पड़े? 14 में रखने पड़े। तो इसीलिए नाइट्रोजन का मास कितना हो गया भाई? नाइट्रोजन बैलेंस का हुआ, नाइट्रोजन बैलेंस हुआ जब हमने 14 एटम के पार्टिकल्स रखे। तो क्लियर बात क्या होगी भाई साहब? नाइट्रोजन का मास कितना हो गया? 14 AMU। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। अब मैं ऐसे आ गया, जो मैं कहता हूं फिर से वही सेम चीज, लेकिन इस बार हमने रखा ऑक्सीजन। क्या रखा भाई? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन रखा, तब उन्हें 16 AMU 16 रखने पड़े, मतलब कि जो कार्बन टुकड़े थे वो हमें 16 रखने पड़े। तो इसी यहीं से क्या डिफाइन हो गया? ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 AMU। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब इधर देखो, थोड़ा और ब्रीफली क्लियर होगा आपको। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो भाई, एटम मास कैन डिफाइंड एज टोटल मास ऑफ वन एटम। एटम मास क्या होता है? डिफाइंड होता है एज अ टोटल मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये चीज तो मैंने बताई। एटॉमिक मास क्या होता है भाई साहब? एटॉमिक मास होता है टोटल मास ऑफ एक एटम का, जो भी उस एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट है। अ यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज कॉल्ड यूनिफाइड मास। अभी आपको बताना यू लिख के, मतलब कि यूनिफाइड मास। एंड एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट डिनोटेड बाय यू, जिसको हम डिनोट करते हैं यू से। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? आगे आ जाओ भाई। 1961 में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो गया था एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है भाई? कार्बन के हिसाब से नापेंगे। किसके हिसाब से नापेंगे हम लोग? कार्बन के आइसोटोप के हिसाब से नापेंगे। कार्बन हमारा क्या है? स्टैंडर्ड रेफरेंस। क्या है हमारा? स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। कभी आपको मैंने यही बात बताई थी कि नहीं बताई थी? ये देखो इधर, ओहो पीछे हो गया, चलो रब कर दिया मैंने उसे ना। आया कमेंट थोड़ी देर पहले क्या बताया था? कार्बन को हमने क्या लिया था भाई साहब? स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया था, स्टैंडर्ड मास लिया था, जिससे कि हम सारे एटम के मास को नापते थे। क्लियर है? क्लियर है भैया, आ जाओ। अब देखो इन्होंने वही बात लिखी है, इन्होंने वही बात लिखी, वन एटम मास यूनिट इज अ मास यूनिट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। अरे भैया, ये लाइन लिखी थी कि नहीं लिखी थी? इधर देखो, इधर आओ, लिखा था मैंने 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 कार्बन एटम। लिखा था कि नहीं लिखा था? बस ये वही लाइन बोलता है। देखो, वन एटॉमिक मास यूनिट मतलब कि 1 AMU, मतलब क्या चीज भाई? 1 AMU इज इक्वल टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, द मास ऑफ 1/12, ये लिखा ना, इक्वली एग्जिस्ट 1/12 कार्बन एटम। कोई दिक्कत नहीं आता? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ जाओ। द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट हैव बीन फाउंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12। कितना होता है भाई? कार्बन का मास 12 होता है। अच्छा, ऐसी कार्बन का मास भी नापा गया था। ठीक है, कार्बन को भी एक तरफ रखा गया और इधर के अंदर रखे गए 12 टुकड़े रखे गए थे, तब जाके कार्बन का मास क्या आया था? इक्वल आया था। ठीक है, अभी आपकी बुक में दे रखा होगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, सबके एटॉमिक मास यूनिट दे रखी है, बस आपको इतनी पढ़नी है। हाइड्रोजन क्या होती है? 1,
कार्बन की 12, नाइट्रोजन की 14, ऑक्सीजन की 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। ठीक है, आपको सारी यूनिट क्या करनी है भाई, याद करनी है। क्या करनी है, याद करनी है। क्यों याद करनी है अभी आगे बताएंगे, क्योंकि हमें मोलर मास निकालना है। क्या निकालना है, मोलर मास। ठीक है, आ जाओ। अब मैं कहता हूँ हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम एग्जिस्ट करते कहते हैं यार, हमने पढ़ा था ना पकोड़ा कस्टम जी ने क्या बोलता है, मेटल जनरली सॉरी एटम जनरली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ भी ये चीज लिखा हुआ है कि एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो एटम के, जो किसी भी एलिमेंट का एटम है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल एंड आयन। एटम्स क्या फॉर्म करते हैं, या तो मॉलिक्यूल या तो आयन। आयन मतलब या तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लेते हैं किसी से, यानी कि आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, या फिर क्या करते हैं भाई साहब, किसी के साथ मॉलिक्यूल बनाते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, समझना बड़े ध्यान से। मैं कहता हूं ये अपना हाइड्रोजन था। ठीक है, ये भी अपना हाइड्रोजन था, दोनों मिल गए, दोनों क्या हो गए, मिल गए, तो क्या बन गया, ये H2 बन गया। ठीक है, ये अपना क्या था, ऑक्सीजन था, ये भी क्या था अपना, ऑक्सीजन था, दोनों मिल गए, क्या बन गया, O2 बन गया। बस यही है, इसी का क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मतलब कि पढ़ो यहाँ पे, a molecule of element has constituted by the same type of atom। मतलब कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, जैसे कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन किसे बोलूंगा, जब ऑक्सीजन के 2 एटम मिल जाएंगे उसे क्या बोलूंगा, मॉलिक्यूल बोलूंगा। क्या बोलूंगा, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन के जब 2 एटम मिलेंगे उसे बोलेंगे डायटोमिक, 3 मिलेंगे तो क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना। आ जाओ आगे। अब आता है एटॉमिसिटी, क्या होती है भाई, बड़ा सिंपल टॉपिक है। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, मतलब कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। ठीक है, अब देखो, जैसे देखो हाइड्रोजन गैस में 2 एटम प्रेजेंट है, ये इसकी एटॉम, इसे भी क्या बोलेंगे, एटॉमिसिटी। लेकिन ये कौन सा एटॉमिसिटी है, डायटोमिक है। कैसा एटॉमिक है, डायटोमिक। मतलब कि सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट अगर 2 प्रेजेंट है तो क्या बोलते हैं, डायटोमिक। अगर 3 प्रेजेंट हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं भाई, टेट्राटोमिक। क्या बोलते हैं, सॉरी टेट्रा नहीं, ट्राइएटॉमिक बोलते हैं। ठीक है, अगर सिंगल रहते हैं तो मोनोटॉमिक, और 4 रहते हैं तो भाई टेट्राटॉमिक, और 4 से ज्यादा होते हैं, 4 से ज्यादा होते हैं तो क्या बोलते हैं, पॉलीटॉमिक। क्या बोलते हैं, पॉलीटॉमिक। जरूरी नहीं कि 80 होगा, 4 से ज्यादा वाले सारे क्या होते हैं, पॉलीटॉमिक होते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब मॉलिक्यूल का तो ध्यान सुना, मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। वही चीज हमने पीछे पढ़ी भी। ठीक है, अ कंपाउंड ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। अ कंपाउंड का तो ध्यान सुनो, देखो थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। देखो, एक हमने पढ़ा ना मॉलिक्यूल, एक हमने पढ़ा कंपाउंड, क्या फर्क है दोनों में, सुनो। मॉलिक्यूल क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, क्या होते हैं, सेम एलिमेंट। ठीक है, कंपाउंड में क्या होता है भाई, डिफरेंट एलिमेंट, क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल दो भैया, फॉर एग्जाम्पल भी ले लो भाई साहब, आ जाओ। मतलब कि H2O2, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, H2O। ठीक है, ये कंपाउंड है, कंपाउंड क्या होगा, ये H2O, और ये क्या होगा हमारे पास, मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, देखो सेम एलिमेंट है ना, मतलब इसके अंदर क्या होंगे, सुनो बड़े ध्यान से, इसके अंदर क्या होगा भाई, 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, कितने होंगे भाई, तो इसके अंदर कितने होंगे, ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे। ठीक है, इसमें लेकिन क्या होगा, इसमें 2 हाइड्रोजन के होंगे और एक किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। मतलब देखो, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम और सेम ग्रुप ऑफ एटम और सेम ग्रुप ऑफ एटम। क्लियर है, आ जाओ। जहां सेम ग्रुप ऑफ एटम की बात होगी उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल, जहां पे डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम की बात होती है वहां पे क्या बोलते हैं, कंपाउंड। ठीक है, आ जाओ। तो हम कह सकते हैं ऑल मॉलिक्यूल आर नॉट कंपाउंड बट ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल। ऑब्वियस सी बात है, देखो ध्यान से, क्या ये कंपाउंड, क्या ये वाला कंपाउंड मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, बिल्कुल फॉर्म कर रहा है। लेकिन क्या ये मॉलिक्यूल कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, जी नहीं भैया, क्योंकि इसमें तो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट है ही नहीं, तो कहां से फॉर्म करेगा। आ जाओ आगे। अब देखो आयन क्या होते हैं, आयन की 2 कैटेगरी होती है, आयन की 2 कैटेगरी होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को बोलते हैं हम लोग कटायन, नेगेटिव वाले को हम लोग बोलते हैं अनायन। यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, नेगेटिवली चार्ज को क्या बोलते हैं, अनायन, पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोलते हैं, कटायन। फॉर एग्जाम्पल Na+, और अनायन के लिए क्या होगा, Cl नेगेटिव, यहाँ पे Cl कर लेना, Cl नेगेटिव, ये आई हो गया गलती से। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया। अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज अ पॉलीएटॉमिक आयन। अ ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि देखो इधर आओ, देखो ये हो गया, जैसे जैसे लिखा ना फोस्फेट, अभी क्या होगा, ग्रुप ऑफ एटम हो गया, इसे बोलूंगा पॉलीएटॉमिक आयन। क्या बोलूंगा, पॉलीएटॉमिक आयन, क्योंकि देखो ग्रुप ऑफ एटम एक पी का और ओ का है, फोस्फोरस और ऑक्सीजन का है। ठीक है, क्लियर हो गया, इन्हें बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। आ जाओ आगे।
अच्छा एक बात याद रखना भाई, ये टेबल जो आपको दे रखा है टेबल जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। कैसी भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, इसके बिना हम लोग केमिकल फॉर्मूला नहीं कर पाएंगे। आ जाओ भाई शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बार सारे इस केमिकल इस पे नजर मार लो, ठीक है? अगर किसी को आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आते तो वो याद कर लेना, ठीक है? अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। देखो वैलेंसी क्या होती है याद रखना। वैलेंसी सिंपल है, सुन लो बस अभी। कंबाइनिंग पावर या फिर कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। सिंपल मैं बताऊं आपको, वैलेंसी मतलब क्या होता है? शेयरिंग, सॉरी शेयरिंग कहते हैं इसे, आप कह सकते हो हाँ, गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकते हो? गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये वैलेंसी वैलेंसी रहने दो अभी आप लोग ना, हम आगे पढ़ेंगे वैलेंसी क्या होती है फोर्थ चैप्टर में। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो भाई केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, इसे मैंने बस इंग्लिश में लिख दिया आपके डेफ नोट्स के लिए। अभी आप बस ऐसे डायरेक्टली सुन लो मेरी बात ना। देखो केमिकल फॉर्मूला बनाने के ना तीन तरीके हैं। क्या आते हैं भाई? तीन फॉर्मूले हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तीन रूल फॉलो करने पड़ते हैं। पहली चीज क्या भाई? ऑलवेज पहले मेटल का नाम रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? पहले मेटल का नाम रहेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है? और अगला क्या भाई साहब? हाँ, और भाई जो इनके चार्ज है ना, जो भी हम आयन लगाने वाले हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट भाई ब्रैकेट से रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट किससे रिलेटेड है? ब्रैकेट से रिलेटेड है, वो आपको भी आगे बताता हूँ, ठीक है? आ जाओ। जैसे मान लो यहाँ पे, अब देखो, अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है? जैसे अल्यूमिनियम ऑक्साइड का हमें बोला केमिकल फॉर्मूला बनाओ। क्या बनाओ? केमिकल फॉर्मूला। अब देखो अल्यूमिनियम का चार्ज क्या होता है? अल्यूमिनियम का चार्ज होता है 3 पॉजिटिव। क्या होता है भाई साहब? हम लिखते हैं Al3 पॉजिटिव। और ऑक्सीजन का होता है हमारा O2 नेगेटिव। तो हमने क्या करना है, इसी को, अब इस चार्ज को लिखना होता है। हमने क्या करना होता है? इस चार्ज को लिखना होता है। लिखो यहाँ पे भाई 3 पॉजिटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा? -2। जैसे यहाँ पे देखो, अब क्या करना है? इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है? इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई। और मैंने क्या बोलता? ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज पहले रहेगा, पॉजिटिव चार्ज पहले, यानी कि एल्यूमिनियम पहले और नेगेटिव चार्ज बाद में। तो क्या हुआ देखो, Al2 था भाई, Al2 हो गया, O3 था, O3 हो गया। तो क्या बन गया? Al2O3। तो सिंपल है, अभी आगे आगे आओ, देखो बताता हूँ आगे। इसका देखो भाई, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो कैल्शियम का क्या होता है? 2 पॉजिटिव, और ऑक्साइड का होता है 2 नेगेटिव। क्या करना है भाई? पॉजिटिव का 2 नीचे, नेगेटिव का 2 नीचे। अब एक चीज नोटिस करो, कहीं पॉजिटिव नेगेटिव से कट नहीं रहा। पॉजिटिव का 2 और नेगेटिव का 2 कट नहीं रहा। कट रहे हैं भैया, एक पॉजिटिव है नेगेटिव, काट दो। तो क्या हो जाएगा भाई? Ca1 और O1 तो क्या बन गया? CaO, ठीक है? आ जाओ, अब मजा आएगा। देखो क्या बोला हुआ है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, देखो क्लोराइड का सिम वो होता है वैसे नेगेटिव। क्या होता है? Cl नेगेटिव। लेकिन वो बोला टेट्रा क्लोराइड मतलब कि Cl, सुनना। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि Cl4 हो जाएगा। जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। टेट्रा क्लोराइड नॉर्मल है, कुछ नहीं है, ठीक है? बस डिफाइन कर टेट्रा क्लोराइड, यानी कि कार्बन के अपने 4, कार्बन का अपना 4, क्लोराइड का अपना 1। सिंपल है, लिखो यहाँ माइनस, यहाँ लिखो प्लस का, ठीक है? सॉरी 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 सॉरी, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है? आ जाओ, फिर क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? C1 और Cl4 तो क्या बन गया? CCl4, ठीक है? आ जाओ आगे। अगला भाई अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट क्या है भाई? NH4SO4, ठीक है? अभी देखो SO4 2 नेगेटिव होता है ऊपर, और NH4 पॉजिटिव होता है, ठीक है? तो खाली पॉजिटिव है मतलब क्या? 1 प्लस, 2 नेगेटिव यानी कि 2 नेगेटिव, ठीक है? अब आया ब्रैकेट वाला पॉइंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बड़े ध्यान से सुनना। आ जाओ, देखो ऊपर मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट क्या भाई? मेटल हमेशा पहले रहेगा। हमने हर बार मेटल क्या करा भाई? पहले करा। अगला पॉइंट क्या बताया था भाई साहब? एक बताया था हमने आपको, हाँ, कि हाँ बैलेंस करना है दोनों को। क्या करना है? बैलेंस। थर्ड पॉइंट बताया था कि ब्रैकेट बनाना है पॉलीएटॉमिक आयन में। अब ब्रैकेट कैसे? आओ ध्यान से सुनो, देखो इधर, देखो बट ध्यान से इस रिएक्शन में देखो। आ जाओ, देखो NH4 लिखा है, NH4 और SO4 2 नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है? अब मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से, मतलब बड़े ध्यान से देखो। पॉजिटिव आपने +1 उतार दिया, नेगेटिव आपने -2 उतार दिया, ठीक है? अब देखो ये जो 4 है ना, दोनों पे लगा हुआ है, ये इस पूरे का 4 नहीं है, इस पूरे का 4 नहीं है। बड़े ध्यान से देखोगे अगर आप, NH4 लिखा है, क्या लिखा है? NH4, यानी कि हाइड्रोजन का 4 है। मतलब कि ये किसका है? हाइड्रोजन के 4 एटम है, नाइट्रोजन के थोड़ी ना है। नाइट्रोजन अलग है और हाइड्रोजन अलग है, तब जाके अमोनिया बना इन दोनों को मिला के। तो जो H है वो अलग है, और जो ये N है वो अलग है, और जो 4 लगा हुआ है वो H का है, जो 4 लगा हुआ है वो H का है। यानी कि 4 हाइड्रोजन का एटम है, ना कि नाइट्रोजन का एटम है। तो तुम भी ये गलती मत करना। अब बच्चे क्या करते हैं पता है? यहाँ पे बच्चे करते हैं ऐसे,
NH4, ठीक है। अब फिर 2 कहां दोगे भैया, अब 2 कहीं भी दे देते हैं लोग तो गड़बड़ कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो मल्टीप्लाई करके 6 लिख देते हैं, तो ये सब चीजें नहीं करनी है। यही है ब्रैकेट वाला क्वेश्चन। अब वो क्या बोलता है, बट ध्यान सुनना, थर्ड पॉइंट हमारा बोलता है कि ऐसे क्वेश्चन में जब भी किसी के पास उसका अपने एटम में बता रहे हैं कितने एटम प्रेजेंट है, तुमने क्या करना है भाई, उसी के साथ लगा देना है। तो हमने क्या किया, देखो H के साथ 4 को लगा दिया। अब ब्रैकेट में जिससे मल्टीप्लाई किया था वो लिखना है, ब्रैकेट के बाहर जिससे मल्टीप्लाई किया था वो लिखना है। जैसे कि हमने किससे मल्टीप्लाई किया था भाई, 2 से। 2 हमारा कहाँ आ गया, 2 हमारा कहाँ आ गया भाई साहब, 2 हमारा आ गया ब्रैकेट के बाहर। अब ब्रैकेट पता है क्या शो करता है, ब्रैकेट शो करता है कि ये पूरा, ब्रैकेट क्या शो करता है कि ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर हुई बात। अब बचा हमारा SO4, SO4 वन जा SO4। अगर मैं यहाँ भी 2 होता या फिर 3 होता, मान लो 3 होता, नॉर्मल से केस है, यहाँ भी ब्रैकेट बना के हम लोग बाहर का लिखते 3 लिखते। क्लियर भाई साहब, क्लियर भैया, ये ब्रैकेट वाला केस था, ठीक है। ऐसे और भी हमारे पास सोडियम नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट भाई आपको बस याद होने चाहिए भाई, जब तक याद नहीं तो कोई फायदा नहीं है। Na+NO3 नेगेटिव, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएंगे, क्या हो जाएगा NaNO3, ठीक है। आ जाओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ नहीं करना भाई। Ca का क्या होता है 2 पॉजिटिव, OH क्या होता है नेगेटिव, यानी कि -1 आ गया प्लस का 2 आ गया, तो Ca, अब OH को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट लगा दिया हमने OH2। क्लियर है ये भी, ठीक है भैया। आ जाओ, अब आता है मोलर मास पे, किस पे, मोलर मास पे। अब देखो मोलर मास क्या होता है भाई, बहुत सिंपल है, बहुत इजी टॉपिक है। देखो हमने AMU दिखाया था आपको, AMU वाला चार्ट, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 मास था, ऑक्सीजन का 16 मास था, और कार्बन का 12 मास था, नाइट्रोजन का 14 मास था, ठीक है। यू यू लगा दो सब में। क्लियर है, बस अब यही आपको यहाँ अप्लाई करना है। देखो जैसे इन्होंने क्या बोला, मोलर मास निकालो, क्या निकालो भाई, देखो यहाँ बोला ना रिलेटिव मोलर मास, रिलेटिव आया ना, आप समझ रिलेटिव क्यों आया यहाँ पे, रिलेटिव इसलिए आया क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट से निकाला हुआ मास है, ठीक है। आ जाओ, बोलता है H2O का निकालो, किसका निकालो, H2O का। अब देखो H का कितना होता है, आ जाओ यहाँ लिखा मैंने, देखो H का कितना होता है भैया 1U, क्या होता है 1U, तो यहाँ पे लिखो 1, कितना आइटम भाई 2 आइटम है, मल्टीप्लाई 2, प्लस में ऑक्सीजन कितने भाई 16 होता है, तो 16 लिख दो, तो 2 1 2 प्लस में 16, टोटल मास कितना आ गया 18U। अब इसे 18 MU भी लिख सकते हो चाहे 18U लिखो, बात वही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, देखो यहाँ पे आंसर होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ये रहा है, देखो हाइड्रोजन का कितना है भाई 18U, ठीक है। ऐसे इन्होंने बोला HNO3 का निकाल दो, सिंपल है, H मतलब 1, N मतलब 14, O कितने भाई 16 गुना 3 कर दो, कितना होता है 48 होता है, प्लस में 48, टोटल कितना आ गया भाई 63। तो ये भी ऐसे ऐसे करके हमें सारे मास निकाल लेने हैं, ठीक है। मोलर मास सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। आगे देखो भाई, फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास कुछ भी नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, मोलर मास में फॉर्मूला यूनिट मास में क्या अंतर है, बड़े ध्यान से सुनना। देखो ये था मोल का मास, किसका निकाला हमने, मोल का मास। ये हम निकालेंगे फॉर्मूला यूनिट का मास, जो हमने फॉर्मूला बनाया था ना CaCl2 MgO CaCO3, इसका बनाएंगे अब, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, वही सेम तरीका, सेम चीज एप्लीकेबल। देखो यहाँ करेगा CaCl2, ठीक है। पहले करो Ca का कितना होता है भाई साहब, कैल्शियम का होता है हमारे पास 40, कितना होता है 40, प्लस में अब देखो Cl का कितना होता है 35.5, ठीक है। कितने आइटम है लेकिन उसके 2 हैं, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। तो 35.2 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 71, कितना हो जाएगा 71, और ये प्लस में 40, तो आंसर कितना आ गया देखो 70 80 90 100 111, कितना आ गया टोटल 111U। देखो यहाँ भी है वह फॉर्मूला यूनिट मास, हमने क्या किया सिंपल, कुछ भी नहीं किया, वही बेसिक चीज अप्लाई है मैंने करी। 40 एटॉमिक मास किसका, कैल्शियम का हमारे पास, और 35 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितने आइटम थे उसके 2 आइटम थे, और हम आंसर कितना आ गया 111U, ठीक है। अरे बस भाई खत्म हो गया, ठीक है। हाँ तो बस यहीं तक हमारा चैप्टर था। यहाँ पे इस चैप्टर ने अपनी अपनी अंतिम सांसें ले लिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ठीक है। जो कि इस चैप्टर का भी मतलब मैं कह रहा बहुत ऊपर लेवल चैप्टर है, ठीक है। मतलब काफी जो इसमें नया सीखने को मिलेगा, बहुत चीजें जो हमने यहाँ पढ़ी हम इस चैप्टर में जाके पढ़ेंगे कि वो हमने गलत पढ़ी थी, ठीक है। मतलब ऐसे ही कुछ कोई ना, ये चैप्टर हम लोग बड़े आपको इजी तरीके से कराएंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बाकी वीडियोस का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।